So anybody who could tell me what is the difference between stratified sampling and quota sampling? Just look out. स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में और कोटा सैम्पलिंग में क्या अंतर है? Sir, in stratified sampling, we first divide a heterogeneous group into a homogeneous group, and in a fixed proportion, we pick out the samples from all the categories. While in quota sampling, the proportion is not fixed. This is the main difference. The proportion fluctuates in quota sampling. It differs 10 from one, 20 from other, like this. But in stratified, if it is 10% decided, then 10 from all the sections. But in quota, it differs. Very good, very good, very good. In fact, in quota sampling, we already have decided the sample size and what proportion of which group will represent in the sample. करेंगे जैसे हमने पहले ही मान लिया कि हमारे जो सैंपल में 10% लोग रहेंगे जो कि बिलो द एवरेज है इनकम ग्रुप में, जो एवरेज इनकम ग्रुप है उससे 50% रहेंगे और 30% जो है वो हायर इनकम ग्रुप। तो हमने जब कोटा का जो सैंपल है उसका प्रोपोर्शन पहले ही डिसाइड किया हुआ है और फिर अकॉर्डिंगली उससे चुनेंगे, वो साइज छोटा हो बड़ा हो, दैट विल बी डिसप्रोपोर्शनेट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अब बहुत बड़ा साइज है लेकिन उससे चुन तो बहुत कम ही रहे क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट कम है। जिस सैंपल को हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसमें वी डू नॉट वांट टू अटैच दैट मच ऑफ इम्पोर्टेंस डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज। तो वैसा जो बनेगा ना सैंपल वो बनेगा कोटा सैम्पलिंग। कोटा में हम लोग सैंपल जो डिफरेंट ग्रुप से चुने जाने हैं उसका पहले ही से डिटरमाइन कर लेते हैं कि कितना परसेंटेज किस ग्रुप का रहेगा irrespective of the size of the group, and it all depends कि हम किस ग्रुप को ज्यादा इंपॉर्टेंस या कम इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं। अब मान लो किसी ग्रुप का साइज बहुत छोटा ही हो लेकिन प्रीडोमिनेटली हम उसी ग्रुप पर ज्यादा फोकस करना चाहते हैं तो उस ग्रुप से हम लोग ज्यादा यूनिट्स को चुनने वाले हैं। Maybe 60% of the respondents would belong to a group which comprise of just 30% of the total population. पॉपुलेशन के हिसाब से पॉपुलेशन में उनका जो सेगमेंट है जस्ट 30% है, लेकिन वहां से हम लोग अपने स्टडी में जो सैंपल होगा उसका 60% हम लोग वहीं से चुनेंगे बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द स्टडी ऑफ कोर्स, तभी कोटा बनेगा, नहीं तो फिर कोटा नहीं बनेगा, याद रखिएगा। कोटा सैम्पलिंग जो है अधिकतर लोग कंफ्यूज करते हैं कोटा में और स्ट्रैटिफाइड में। और सिंपल रैंडम में और कन्वीनियंस में क्या अंतर है? सिंपल रैंडम में और कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या अंतर है? यस, एनीबॉडी? Sir, in simple random, the list of population is well known, while in convenience we don't know about the population. We just choose the people that are easily accessible. But in simple random, we have a complete list of the population. Very good, very good, very good, excellent. ये सब ना आपको याद रहना चाहिए at any time. इसके लिए फिर ये नहीं कि एग्जाम में याद किया फिर भूल गए, समझ गए फिर याद नहीं है, वो सब नहीं चलेगा। कंसेप्ट खाली दिमाग में रखो और क्या, कोई तुमसे डेफिनेशन थोड़ी ही पूछेगा, लेकिन अगर किसी को समझाना हो तो एटलीस्ट ये लिखना चाहिए कि आप अक्वेंटेड हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे अब किताब खोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या है। फाइनल डिटेल्स हम लोग कभी भी देख सकते हैं, लेकिन हम लोग बताने की स्थिति में रहें कि वी आर अक्वेंटेड। ऐसा नहीं है कि आई एम लिसनिंग दिस टर्म फॉर द फर्स्ट टाइम या फिर आई नो बट आई कैन नॉट एक्सप्लेन, वो सब भी नहीं चलेगा। तो बहुत सही, एक्सीलेंट। तो दैट इज इट। पॉपुलेशन का जब हर एक अच्छा सैंपल फ्रेम क्या होता है? सैंपलिंग फ्रेम सब पढ़ के आइएगा। सैंपलिंग फ्रेम, क्योंकि रिसर्च जो है ना बड़ा टेक्निकल है, चाहे आप जानते हैं चाहे नहीं जानते हैं। बीच का कोई रास्ता नहीं है कि कुछ भी बोल दीजिएगा कुछ नंबर मिल ही जाएगा।
वो सब नहीं चलेगा यहाँ पर, चाहे आप जानते हैं चाहे नहीं जानते। जैसे हो ना किसी दूसरे में भी प्रिंसिपल्स में कुछ बात बना सकते हैं। मान लीजिए आ गया कोई भी टॉपिक, परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो कुछ भी क्लू है तो आप कुछ लिख सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं लिख सकते हैं, आप एक लाइन भी नहीं लिख सकते हैं। इसलिए देखिएगा रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च का जो पेपर होता है ना, बहुत लंबा नहीं होता है, बहुत लेंदी नहीं होगा कि 10-10 पेज में आप इसका आंसर लिख रहे हैं। सवाल ही नहीं है, छोटा आंसर, लेकिन इट हैज टू बी करेक्ट। और आपको पता नहीं है तो यू आर सिंपली लॉस्ट। एक मिनट रुकना बात है। ठीक है, सो ख्याल रखिएगा। अच्छा, anybody who could tell the difference between bibliography and reference? बिब्लियोग्राफी में और रेफरेंस में क्या अंतर है? Sir, in reference, we list the name of all the sources or the materials or books that we have actually used in our research. While in bibliography, we name all the books that one can prefer for the research. It does not matter whether we have cited or not cited in our own project. Very good, very good. All the books that you have referred to but may not have cited in your or you may also have cited both. बिब्लियोग्राफी में वैसे बुक्स का नाम होता है जो आपने रेफर किया, अब चाहे आप उसको आपने यूज किया या नहीं किया, लेकिन आपने रेफर किया हुआ है, तो लिस्ट ऑफ बुक्स वो हो गया। लिस्ट ऑफ बुक्स में ये नहीं कि कुछ भी बुक्स जो हम पढ़े भी नहीं है, देखे भी नहीं, उसका नाम बिब्लियोग्राफी में लिखा हुआ है, नहीं, हमने देखा था, रेफर किया था, एंड परहैप्स आई फाउंड कि इसमें कुछ मटेरियल है, हो सकता है जो हम फ्यूचर रिसर्च करेंगे इस पर, लेकिन हमने इसको यूज नहीं किया है। उसके साथ वो उन बुक्स का भी नाम होगा जिसको आपने रेफर किया है। तो कैसे अंतर पता चलेगा कौन सा बुक रेफर किया है कौन सा नहीं किया है? जिस बुक को आपने रेफर किया है उसके साथ पेज नंबर अटैच रहेगा, जिसको जिसको रेफर नहीं किया उसको सही छोड़ दीजिएगा। मतलब दैट बुक हैज बीन रेफर्ड टू but you have not used any of the material from that book in your report, याद रखना। इसलिए जब लोग बिब्लियोग्राफी लिखते हैं तो दे आर इन सेफर साइड, जो बुक है। लेकिन अब टेक्निकली स्पीकिंग अगर बात करते हैं तो रेफरेंसेस लिखते हैं तो उन्हीं बुक का नाम होता है जिसको आपने एक्चुअली रेफर किया है, और उसके साथ पेज नंबर हमेशा रहेगा, याद रखिएगा। याद रखना, ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इसको लोग भूल जाते हैं। ठीक है, देन अच्छा, सिंपल रैंडम में और क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या अंतर है? ये सब बहुत मिलता जुलता है, माइंड इट। सिंपल रैंडम में, क्लस्टर में और स्ट्रैटिफाइड में, देखिएगा सबका एलिमेंट एक दूसरे से ओवरलैप करेगा, लेकिन अंतर एकदम सामने है। सिंपल रैंडम, स्ट्रैटिफाइड एंड क्लस्टर, कैसे डिफरेंशिएट करें? यस, क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर सैम्पलिंग, So dividing a population that is already homogeneous in nature into different clusters, and then through the process of simple random we select clusters as much as we are required for our research that can serve the purpose. And so this is the cluster sampling, and it is for Right. homogeneous groups. Very good. Stratified is for heterogeneous group. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्लस्टर में हम लोग पूरा का पूरा ग्रुप चुन लेंगे, माइंडेड।
और इस ग्रुप में जितने सारे हैं वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे मान लो कि आपके पास मे बी 100 लोग हैं और 100 लोग में से मुझे 20 ही चुनना है, ठीक है, तो हम लोग बनाए ग्रुप, मे बी जितना का 4-4 का ग्रुप बना लें, चाहे 5-5 का ग्रुप बना लीजिए। तो 5 का ग्रुप बना लीजिएगा तो पॉपुलेशन जो है वो 20 पार्ट में बंट जाएगा। और चूंकि आपको 20 चाहिए तो 4 किसी ग्रुप को चुन लीजिएगा सिंपल रैंडम मेथड से। सिंपल रैंडम मेथड से किसी 4 ग्रुप को चुनना है, नॉट द इंडिविजुअल। किसी 4 ग्रुप को चुन लीजिएगा तो 20 आपके रिस्पॉन्डेंट्स मिल जाएंगे। हम याद रखना, भूलना नहीं। नल हाइपोथेसिस क्या होता है? एनीबॉडी? नल हाइपोथेसिस पल्लवी, शुभांगी, रितिका सब बोलो, केवल अर्चना ही बोलेगी, ऐसा करेंगे? यस। सर नल में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है जो। हाँ बोल रही हूँ। नहीं तो बोलो ना। बोलो बोलो तो बोलो। अरे बोलो कोई बात नहीं। दोनों एक ही साथ अच्छा बोलो, हम बाद में बोल लेंगे। ये भी अच्छा है। अब दोनों में कोई नहीं बोलो, ठीक है? वेरी गुड। अरे नहीं सर, वो बोल रही थी तो हम सोचे कि सर ऑनलाइन में से एक कोई बोलता है तो फिर बोलता है तो फिर वो पूरा एकदम ब्लर होने लगता है एक साथ, इसलिए। हाँ सर, तो सर null hypothesis basically means that there is no significant difference between whatever hypothesis that has been assumed on the part of the researcher as well as the research result which has been derived from that particular hypothesis. There is no significant difference between the two. No significant difference between what? So between the assumption that has been done on the part of the researcher, assumption which has been made, and the result which is going to be derived from that particular assumption. नहीं नहीं, तो कैसे होगा ऐसे? वो तूने बिल्कुल सही बोला, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ये तो बिल्कुल सही है। एब्सोल्युटली। बिटवीन व्हाट? डिफरेंस बिटवीन द सैंपल एंड द पॉपुलेशन। Two variables. राइट राइट। जो भी पैरामीटर हम लोग स्टडी कर रहे हैं, मीन, मीडियन, मोड, व्हाटएवर, सैंपल में और पॉपुलेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, डिफरेंस है भी तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। डिफरेंस होगा लेकिन देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अगर मान लीजिए हम लोग पॉपुलेशन का एवरेज निकालें तो वो मान लो कि आता है तुमको 20। अब इसका अगर हम लोग निकालेंगे तो हो सकता है 19.2 आए, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं। 19.98 आए, डिफरेंस तो है लेकिन बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो हम लोग सैंपल को स्टडी करके भी वी कैन अराइव एट कंक्लूजन। तो वो है नल हाइपोथेसिस, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द whatever parameter of the population and the sample that is being studied. अगर आप मीन निकाल रहे हैं, मीडियन, whatever statistical measure of the population and the sample के बीच में कोई significant difference नहीं है। null hypothesis को represent कैसे करते हैं? How it is represented? H0. 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 Very good. और जब भी H0 रहेगा उसके साथ खाली नल हाइपोथेसिस मत लिखिएगा। जब आप रिपोर्ट बनाइएगा अभी ना, HA. HA and HA stands for Alternate hypothesis. क्या डिफरेंस है दोनों में, नल में और अल्टरनेट में? सर दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करता है ना। करेक्ट करता So है। null hypothesis contains a not in this statement. करेक्ट, बस उसका अपोजिट होगा। मतलब अगर एक एक्सेप्टेड हो जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। और इसको हम लोग H1 से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर ज्यादा होगा ना तो H1 H2 भी लगा सकते हैं इसमें ऑल्टरनेट के लिए। और अगर बस एक ही नल हाइपोथेसिस और एक ऑल्टरनेटिव है तो आप HA लिख लें या प्रेफरेबली H1 लिख लें। H1 इज बेटर, क्योंकि हो सकता है कभी आपको H2 भी लिखना पड़ेगा। जैसे मेरा एजम्पशन है, द एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास इज 72
H1 हो सकता है, it is less than 72, H2 हो सकता है, it is more than 72। तो वैसे सिचुएशन में भी आप आ सकते हैं जहाँ दो अलग अलग पॉसिबिलिटी हो जाए, तो उसमें तो HA करके फिर HB तो नहीं लिखेंगे हम लोग। लेकिन अगर मान लो केवल एक ही रहे, इसलिए सेफर है कि HA की जगह हम लोग उसको नंबर दे रहे हैं। HA लिखेगा, अगर 2 है तो HA भी लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर एक से ज्यादा हो जाएगा तो फिर H1 H2 लिखना होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। नल हाइपोथेसिस। सैंपल सर्वे, और जो पॉपुलेशन का सर्वे होता है उसको क्या बोलते हैं? सेंसस। सेंसस सर्वे। यानी हम लोग अपने नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे on the basis of the data that we will collect from the sample। पॉपुलेशन से हम डेटा नहीं कलेक्ट करने वाले हैं। सैंपल का जो फाइंडिंग होगा वह पॉपुलेशन पर जनरलाइज हो जाएगा। ये मान लिया जाएगा कि इट होल्ड्स ट्रू फॉर द पॉपुलेशन, मतलब देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द सैंपल एंड द पॉपुलेशन अंडर स्टडी। क्योंकि मुझे समझना है किसको? पॉपुलेशन को। As a researcher, we are concerned about understanding the population, right? पॉपुलेशन को समझने के लिए ही ये सारा सैंपल बनाते क्यों हैं? Because it saves you what? Why sample is preferred? Advantages of sampling? Yes, Pallavi will tell. बताओ Pallavi. What are the advantages of developing a sample? Why a sample study is preferred? सर डेटा कलेक्ट करने के लिए। डेटा तो हम सैंपल से भी कलेक्ट कर सकते हैं, पॉपुलेशन भी कलेक्ट कर सकते हैं। डेटा तो हम जैसा मन वैसे डेटा कलेक्ट करने के लिए ये तो कोई तुम्हारा रीजन नहीं हुआ। हम लोग पूरा पॉपुलेशन को क्यों नहीं स्टडी करें? 100 लोग हैं, 10 लाख लोग हैं, 10 लाखों से पूछते हैं, 10 लाख अगर पॉपुलेशन मेरा नंबर है तो हम लोग क्यों 1000 को स्टडी? टाइम कम लगेगा सर। टाइम कम लगेगा। वेरी गुड, इट विल सेव योर टाइम। परफेक्ट। और कुछ? टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा, रिजल्ट जल्दी आएगा। अगर टाइम कम रिजल्ट लगेगा जल्दी आएगा। वाह, क्या मतलब है रिजल्ट जल्दी आएगा, टाइम कम है? तो इसको 2 पॉइंट बना लोगे जबरदस्ती? एक ही पॉइंट ना हुआ? यस सर। बताओ जरा, इसको बात बनती है बात, एक बात तो क्या तरह से बोलेगी? टाइम कम लगेगा, रिजल्ट जल्दी आ जाएगा। वाह वाह। सर कॉस्ट भी कम लगेगा। कॉस्ट कम लगेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कॉस्ट कम लगेगा। The resources are limited in nature. It saves the resources also, since the number of respondents are less in sample. How the resources will be It is saved? difficult to collect अच्छा, information from resources a will huge population. Subhangi, I'm coming to Archana. Resources will be saved, वही ना हुआ, कॉस्ट कम लगेगा। Yes sir. तो मतलब in other words, Yes sir. एग्जाम में पॉइंट ज्यादा लिखना रहेगा तो इसी तरीके से लिखेंगे। जबरदस्ती। Yes sir. पेज भरना है, पेज तो भरना है। जबरदस्ती हो गया। कॉस्ट विल बी लेस, तो पल्लवी बोली थी। फिर रिसोर्सेज बचेगा, इसका क्या मतलब है? एक ही बात हो गया दोनों। हाँ शुभांगी, क्या बोल रही हो? Suppose that it's quite difficult to collect information from a huge population, so basically we do sampling. It may be difficult for you because it might be not be very convenient for you to move across India to collect information. लेकिन sample अगर है तो you may visit, you may approach them easily. The more convenient है। Very good, that is the catchword. इसी तरह से कुछ ऐसा वर्ड खोजिए ना कि डिफरेंट हो जाए। सैंपल बनाने हम बोल दिए ये वाला, कौन वाला बोली थी पल्लवी? Sir, it reduces the chances of error also. It reduces chances of error also. Very good. नहीं तो वहाँ आपको जितना बड़ा साइज होगा एरर का चांस उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सैंपल चूंकि स्मॉल रेप्लिका होता है तो इट मिनिमाइजेस द चांस ऑफ एरर। वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। और सैंपल
चांसेस ऑफ एरर विल बी रिड्यूस्ड। और बहुत बार तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। इन मेनी ऑफ द सिचुएशन आपके पास बस एक ही उपाय है कि सैम्पलिंग करें। जहाँ की मान लो प्रोडक्ट अगर डिस्ट्रक्ट हो जाए, रिस्पोंडेंट अगर करप्ट हो जाए, जैसे मान लो इफ यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू एडवर्टीजमेंट, और पॉपुलेशन कौन है? टारगेट कस्टमर्स, एंड वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ टेस्ट कि ये एडवर्टीजमेंट कैसा है, आपके फीडबैक पर हम लोग इसको लॉन्च करेंगे। तो यू आर कंडक्टिंग अब यहाँ पर हम लोग सैंपल बनाए या सेंसस कर लें। अगर सेंसस करेंगे तो वो एड सबको दिखाना पड़ेगा, तो फिर टेस्ट क्या कर रहे हैं? जब सभी लोग उस एड से एक्सपोज हो ही जाएंगे तो फिर उनसे उनका फिर जो भी वो बोले डजंट मेक एनी सेंस, क्योंकि फिर वही एड रिलीज करेंगे जिससे पहले ही वो एक्सपोज हो चुके हैं। इट हार्डली विल सर्व एनी पर्पस। या आपका जो प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमें निकालना है एवरेज लाइफ ऑफ अ कैंडल, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसको पूरा कैंडल जला के देखना होगा कि एक कैंडल कितने समय में पूरा पिघल जाता है। तो हर एक को अगर जला ही डालेगा तो फिर उसके पास बचेगा क्या? अगर सोप का TFM निकालना हो, इसके लिए सोप को काटना होगा, तो हर एक सोप को काट ही दीजिएगा तो फिर बेचेगा क्या? तो बहुत बार तो मजबूरी होती है कि आपको सैंपल ही बनाना पड़ेगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। जब प्रेशर कुकर नहीं था तो लोग, जो लेडीज थी, वो चावल निकालती थी और उसे एक दो दाना को निकाल कर दबा कर देखते हैं कि ये कितना पका है, और उसके बाद वो पता होता था कि पूरा का पूरा जो कंटेनर है उसमें चावल है वो पूरा पक गया। और हर एक दाना को निकाल के सब अगर टेस्टिंग करने लगे तो फिर खाएगा क्या? तो बहुत सिचुएशन में मजबूरी है, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, यू हैव टू। और यहाँ आपके पास ट्रेंड इन्यूमरेटर्स की कमी है। देखिए कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। आप कर तो लीजिए सेंसस सर्वे, लेकिन क्या इसकी गारंटी है कि जो इंफॉर्मेशन आप लेकर आएंगे वो बिल्कुल सही होगा? बिकॉज इन इंडिया वी डोंट हैव टू मेनी ऑफ ट्रेंड इन्यूमरेटर्स। अब किसी ग्रेजुएट को थमा दीजिएगा क्वेश्चन जाके भरवा के ले आइए, वो बैठ के आधा घर में भर देगा, और जो पूछेगा वो भी बड़ा हाफ हार्टेड, उसको क्या है कुछ पैसा मिल जाएगा, इतना भेजिए 100 क्वेश्चन भरवा दीजिएगा 10 रुपया मिल जाएगा। तो उसमें उसका कितना इंटरेस्ट हो सकता है? एंड मोर ओवर द पर्सन डज नॉट नो द इंट्रिकेसीज, उसका टेक्निकल डिटेल समझता नहीं है, और बहुत मैनिपुलेशंस की चांसेस बहुत ज्यादा है। इन्यूमरेशन वी लैक स्पेशलिस्ट्स। इन्यूमरेटर्स कौन होता है? जो डेटा कलेक्ट करता है। द वन हु कलेक्ट्स द डेटा इज कॉल्ड इन्यूमरेटर। पर्सन हु कलेक्ट्स द डेटा, इन्यूमरेटर। सैम्पलिंग का और कोई रीजन? अच्छा एक चीज और, सैम्पलिंग में आप इन डेप्थ इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करना है, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, मे बी इट विल टेक 1.5 आवर, इतना लंबा समय, क्योंकि हम लोग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर थिंग्स। तो आपका सैंपल साइज बहुत बड़ा नहीं हो सकता है, पॉपुलेशन तो भूल ही जाइए। तो जहां बहुत एग्जॉस्टिव सेशन ऑफ डेटा कलेक्शन होने वाला है, बिकॉज यू डू नॉट हैव अ प्री डिटरमिन्ड सेट ऑफ क्वेश्चंस, ये सेशन कब तक चलेगा आई माई सेल्फ डू नॉट नो। तो वैसे सिचुएशन में आप सेंसर सर्वे कैसे कर सकते हैं? इट विल टेक यू परहैप्स, जो मुझे इंफॉर्मेशन है वो पूरे कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन हम लोग नहीं कवर निकाल पाएंगे। वी विल नॉट बी एबल टू एक्सट्रैक्ट द एडेक्वेट इंफॉर्मेशन। तो सैम्पलिंग तब मजबूरी बन जाती है, तब आपको सैम्पलिंग करना होता है। और इसको क्या बोलते हैं, कैसा रीजनिंग है ये? इंडक्टिव रीजनिंग है या डिडक्टिव रीजनिंग? यानी सैंपल से जो इंफॉर्मेशन होगा उसको हम लोग पूरे पॉपुलेशन पर सही मानेंगे।
ये इंडक्टिव रीजनिंग है या डिडक्टिव है? जैसे one student of the class, I had a talk with her and I found her very intelligent. So I believed that the entire class was intelligent. ये कौन सा रीजनिंग हो गया? एक से जनरलाइज कर रहे हैं, एक से या a few से जनरलाइज कर रहे हैं पूरे ग्रुप को. इट इज कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग. याद रखिएगा, इंडक्टिव. और डिडक्टिव होता है जो पूरे से एक को निकालते हैं. जैसे ऑल मेन आर मॉर्टल, एक्स इज अ मैन, सो एक्स इज मॉर्टल. पूरे एक जो प्रिंसिपल पूरे ग्रुप पर सही होता है, उसमें से किसी एक को चुनिएगा तो उस पर सही होगा. दैट इज कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग. ये याद रखना, डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग. स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स में वी एम्प्लॉय इंडक्टिव रीजनिंग. कुछ से सबको समझते हैं, सैंपल से पूरे पॉपुलेशन को समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. अच्छा, रिपोर्ट जब लिखते हैं, रिपोर्ट राइटिंग, तो कौन सा वॉइस यूज करते हैं, एक्टिव या पैसिव? पैसिव. पैसिव, याद रखना, पैसिव वॉइस. थर्ड और पर्सन. थर्ड पर्सन, वेरी गुड. और हमेशा जो पर्सनल प्रोनाउंस है उसको हटाइएगा. आई, वी, अस, ये सब एकदम हट जाएगा. वेरी गुड, वेरी गुड. और रिसर्च डिजाइन क्या होता है? रिसर्च डिजाइन, व्हाट इज रिसर्च डिजाइन? रिसर्च डिजाइन का मतलब बताइए. The action, any kind of action plan that is used to carry out research. Action plan which is used to carry out the research. Okay, a comprehensive action plan. Very good, very good. A comprehensive action plan which is to be carried out while conducting the research. और रिसर्च में हम लोग अलग अलग डिजाइन यूज करते हैं. कौन कौन सा डिजाइन होता है रिसर्च डिजाइन? जल्दी, व्हाट आर द डिफरेंट रिसर्च डिजाइन्स? Exploratory designs and conclusive designs. The conclusives are further divided into descriptive and causal. वेरी गुड. ऐसे याद होना चाहिए. अर्चना जैसे बोलती है ना, एकदम आपको भी एकदम तैयार है, एकदम ऑल टाइम, कभी भी आप पूछिए. देख रहे हो कैसे अर्चना बोलती है? उसको बहुत कुछ मालूम है, उसको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं. इनफैक्ट आप भी एकदम ऐसे तैयार रहिए. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है? ऋषु, ऋषु विल टेल. डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, तो ये तो एकदम वर्ड से ही तुमको पता चल जाएगा. डिस्क्राइब करना है. क्या डिस्क्राइब कर? डिस्क्रिप्टिव कहाँ से बना? डिस्क्राइब से. तो आप डिस्क्राइब करेंगे. क्या डिस्क्राइब करेंगे? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च. यस, व्हाट कुड बी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च? इशू हो कि नहीं हो, पता नहीं चलता है कि कौन है कि नहीं. ऋषु, आर यू देयर? केवल तुमने फेक एंट्री डाला हुआ है.
Yes. रेशियो आर यू प्रेजेंट? से प्रेजेंट, आई एम प्रेजेंट, नहीं तो फिर आप ऐसे रहिएगा। देखो रेशियो को देखो, है ही नहीं क्लास में है। क्या होता है ये डिस्क्रिप्टिव? एनीबॉडी? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होगा? सर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जो भी होता है सिस्टमैटिकली डिस्क्राइब होता है, जो भी इंफॉर्मेशन पॉपुलेशन का या जो भी कुछ जो डाटा होता है वो सब डिस्क्राइब होता है। डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं हम लोग, एक सिचुएशन को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू elaborate in detail an existing state of affair। तो हम लोग कुछ खोजते नहीं हैं, we simply report। नहीं, हम लोग वहाँ कुछ इंक्वायरी करके कुछ ऐसे नतीजे पर नहीं पहुंचते जो किसी को मालूम नहीं। इट इज एविडेंट, हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, केवल एक्सप्रेस कर रहे हैं। नहीं, जैसे पटना के मार्केट में कौन कौन सारे ब्रांड्स हैं और उनका मार्केट शेयर क्या है, सबसे लीडिंग ब्रांड कौन है, ये बस डेटा आपको कहीं जाकर प्रिंट कर देना है। यू डोंट हैव टू बी वेरी बॉदर्ड। लेकिन आपने क्यों लिया, जैसे व्हाट डिड यू बाय, इट इज अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव डिजाइन। हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू बाय, इट इज अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। लेकिन व्हाई डू यू बाय दैट ब्रांड, व्हाई डू यू बाय अ ब्रांड इन 7 days, रिपीट परचेज क्यों? अब ये व्हाई वाला जो चक्कर हो गया ना, वो एक्सप्लोरेटिव डिजाइन हो गया। और फिर जब हम लोग किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मे बी जिसके कंक्लूजन में तो दोनों होता है ना, डिस्क्रिप्टिव एंड कॉजल दोनों। तो जब आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे होते हैं, जो कॉजल रिसर्च भी कहते हैं, तो आप और यू अराइव एट अ कंक्लूजन। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की दो बहुत एसेंशियल कंडीशन है। द लास्ट क्वेश्चन, what are the two essential conditions of any research? What to talk of experimental? दो एसेंशियल कंडीशंस जो पूरा होना चाहिए जब आप रिसर्च कर रहे हैं। तो वन इज रिलायबिलिटी, दूसरा वैलिडिटी। नहीं, वैलिडिटी। अच्छा, दोनों में अंतर क्या होता है, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी में? रिलायबिलिटी में और वैलिडिटी में क्या अंतर होता है? रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। फाइंडिंग जो है वो वैलिड है, फाइंडिंग वैलिड नहीं होगा, आई डोंट बिलीव। रिलायबल है, रिलायबल मतलब क्या है? डिपेंडेबल, आप उसको भरोसा कर सकते हैं, रिलायबल है। The सर सेम consistency. सैंपल पे बार बार रिसर्च करके कंफर्म होना दैट इट इज रिलायबल और नॉट। क्या होगा शुभांगी? सर सेम सैंपल पे मतलब रिसर्च करना, ऑब्जर्व करना कि बार बार सेम रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, वेरी गुड, उससे हम वेरी गुड। नोट करेंगे एब्सोल्युटली मेजर बार करते बार हैं। तुमने वो टर्म जो यूज किया ना, बार बार, हम करें, आप करें, कोई और करे, कहीं करे, रिजल्ट अगर वही आएगा तो रिलायबल है, राइट? हम जैसे मान लो क्वेश्चनर तुमने बनाया, हम जब क्वेश्चनर दें तो कुछ कुछ दूसरा फाइंडिंग है, तुम जब उसको उसको कोई और दूसरा एडमिनिस्ट्रेट करे, दूसरा रिजल्ट आ जाएगा, तो आपका क्वेश्चनर गलत हो गया। इट इज नॉट वेरी गुड, क्योंकि क्वेश्चन उसमें ठीक नहीं है। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो लोग क्या समझते हैं, कोई दूसरा पूछता है तो कुछ और तरह समझ जाता हो, यानी देयर इज अ प्रॉब्लम विथ द रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है you will be getting the same measurements irrespective of who administers, when it is administered, and at what place it is being administered, वही finding आएगा। और validity मतलब valid, valid Accuracy. नहीं, हाँ, Accuracy. accuracy, How accurate? Yes, sir.
how accurate the measurement is. एक्यूरेसी तो ठीक होना ही चाहिए। वैलिडिटी का मतलब है वही मेजर हो रहा है जो हम मेजर करना चाहते हैं। The same variable is being measured which is intended to be measured। कहीं और कुछ तो मेजर करके नहीं चले आ रहे हैं। आपका जो आपने जो मेजर किया वो वैलिड नहीं है, because this was not meant to be measured। आप तो कुछ और मेजर करके चले आ रहे हैं। मतलब बेसिकली जो एरिया हम लोग का है सैंपल करने का, हम बेसिकली उस पे ही करें, इधर उधर डाइवर्ट नहीं हो। हाँ, राइट। आप कुछ क्वेश्चन पूछ के चले आ रहे हैं किसी कंक्लूजन पे, वैलिड नहीं है ये। द वे यू डिड इट वैलिड नहीं है। आपने जो क्वेश्चन है, आपने जो सैंपल बना लिया, ये तो वैलिड ही नहीं होगा। इस सिचुएशन में ऐसे कैसे सैंपल बना लीजिएगा? सैंपल तो आपने बनाया लेकिन वो वैलिड नहीं है। जिस तरह से आपने सैंपल इनको चुना है वैलिड नहीं है। कीपिंग इन माइंड द रिसर्च स्टडी, द वैलिडिटी इज the precision with which a certain measurement is being recorded, and you have to ascertain that it actually measures what we intend the instrument to measure। नहीं, जैसे मान लो कि कैलिब्रेशन ही गलत है। मान लो किसी स्केल का कैलिब्रेशन गलत है, 12 इंच का होना चाहिए, वो मान लो 12.5 इंचेस का है। तो चाहे आप मेजर करें या हम मेजर करें, रिलायबिलिटी तो वही ठीक है। आप भी मेजर करते हैं उतना ही आता है, हम मेजर करते हैं वो भी उतना ही आता है लेंथ। लेकिन अगर बाद में पता चला कि इसका तो स्केल का जो कैलिब्रेशन है वही डिफेक्टिव है, ये स्केल तो 2.5 सेंटीमीटर ज्यादा बड़ा है, यानी वैलिडिटी नहीं है। आपने जो मेजरमेंट करके ला रहे हैं 3.5 इंचेस, गलत है वो। इसमें आपकी क्या गलती है? आपने तो मेजर किया, आपका मेजरमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन मेजरमेंट जो रॉड है, मेजरिंग रॉड, वही गलत कैलिब्रेटेड है। यानी आपका 3.5 सेंटीमीटर जो है, दैट डेटा विल नॉट बी वैलिड, क्योंकि आपका इंस्ट्रूमेंट ही इनवैलिड है। ठीक है, चलो, वेरी गुड। इसी तरह से तैयार रहिएगा, एंड वी विल टेक अप सम मोर टॉपिक्स इन द कमिंग क्लास। चलो फिर, थैंक यू। और हम लोग अर्चना का जो कुछ प्रॉब्लम और भी है उसको भी हम टेकअप करेंगे इन द कमिंग क्लास। मीन टाइम आपको कहीं से भी प्रॉब्लम होगा, ऑल ऑफ यू इन द क्लास, यू कैन सेंड द टॉपिक, और नहीं तो क्लास में आप जैसा भी चाहें आप पूछ सकते हैं। मोस्ट वेलकम। चलो, सी यू देन कमिंग क्लास। थैंक यू सर।